और आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। यानी कहने का अर्थ है कि बातचीत जो पाठ है या साहित्य की कौन सी विद्या है, आपको बताना है कौन सी विद्या है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी के बारे में सोच रहे हैं यानी कि निबंध, उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है। धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान और डी है क्रम प्रधान। तो जो उसने कहा था यह जो कहानी है, यह कहानी है कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें उसने कहा था, इस पाठ के जो लेखक हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, याद रखिएगा। और जो बातचीत के जो लेखक हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं, याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो डी के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। प्रगति और समाज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, बातचीत और डी है संपूर्ण क्रांति। तो जो जयप्रकाश द्वारा जो पाठ रचित हुए वह है संपूर्ण क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी के को क्लिक किए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और बात करें प्रगति और समाज की, तो प्रगति और समाज जो इनके जो लेखक हैं वह नामवर सिंह जी है। और बातचीत को जानते ही हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, इस पाठ के जो लेखक हैं वह मलयाज्ञ जी हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि एक भी प्रश्न उत्तर इससे बाहर ना जाए। 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर इस सीरीज को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हिंदी में अब ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए अब तक कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जो दिनकर को मिला था राष्ट्रीय सम्मान वह मिला था पद्म भूषण, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा कि इसके जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानवाचार्य यज्ञ जी हैं, यानी कि ए के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। और बात करें मोहन राकेश के बारे में, तो मोहन राकेश के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह सिपाही की माँ। और रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनके द्वारा अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और उदय प्रकाश के द्वारा तो तिरिच ही पाठ लिखा गया है, ये तो सभी को मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी। सेशन अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ प्रश्न की प्रताप के संस्थापक कौन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रताप के जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में व्याकरण और हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो सभी को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ प्रश्न है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये तो प्रश्न सभी को मालूम होगा कि इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि जगदीश चंद्र माथुर के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। और नामवर सिंह को तो जानते ही हैं, नामवर सिंह प्रगति और समाज के लेखक हैं। और उदय प्रकाश तो जानते ही हैं, तिरिश पाठ के लेखक हैं। और मोहन राकेश की बात करें तो इनके द्वारा सिपाही की माँ। चारों ऑप्शन को इसलिए बताया जा रहा है बार बार कि आपको याद हो जाए किसी तरह से भी, और बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्नोत्तर ना छूटे, ये हमारा 100% प्रयास रहेगा। आप पर पूरे उम्मीद के साथ यहाँ पे खड़े उतर जाएंगे क्योंकि आपका रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए इस साल 50 में 50, यानी कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 हमें चाहिए तो चाहिए किसी प्रकार से आपसे। और यहाँ प्रश्न है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, यानी कि ए के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की प्रगति और समाज के लेखक कौन है। अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा, इसको हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं प्रश्नों के अंदर कि प्रगति और समाज के लेखक कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वह नामवर सिंह के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा।
और बालकृष्ण भट्ट तो ये तो बातचीत के हैं, और जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति के हैं, और उदय प्रकाश जो हैं यह है तिरिच पाठ के लेखक के, याद रखिएगा। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हम जिक्र किए थे हंसते हुए मेरा अकेलापन के, तो इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वह है मोहा राकेश जी, यानी कि ऑप्शन में जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहा राकेश जी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मोहा राकेश जी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन में उनका नाम ही नहीं दिया गया है। तो डी में ऑप्शन मान लीजिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वह मलयाज्ञ जी हैं, क्योंकि मोहा राकेश के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह तो सिपाही की माँ लिखा गया है, तो मलयाज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलयाज्ञ यहाँ पे ऑप्शन टाइप गलत हो गया है, मलयाज्ञ इसका सही आंसर हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका अलग से आंसर है मलयाज्ञ। हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वह मलयाज्ञ जी हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर 5 में है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनमान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अब तक आपका आंसर भी आ गया होगा, तो बलवान तो होगा नहीं क्योंकि भयभीत का बात हो रहा है, धनवान भी नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए बचा ये बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मेधावी उसे कहते हैं कि जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे, तो मेधावी हो सकेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और बात करें 13वें प्रश्न के बारे में कि जायसी का जन्म स्थान था, तो बनारस, दिल्ली, अजमेरी और अमेठी। तो जायसी का जन्म स्थान का नाम क्या था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर रहे हैं अमेठी, उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और जायसी के द्वारा जो पाठ लिखा गया था वो हम बताते हैं कड़बक इनके द्वारा पाठ लिखा गया था कड़बक। और एक इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था पद्मावत, यह याद रखिएगा। इसे रिलेटेड एक भी प्रश्न उत्तर अब नहीं छूटेगा जायसी के से रिलेटेड। सूरसागर के कवि कौन है? तो ये तो इनका नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो सूरसागर के जो कवि हैं वह सूरदास ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा सही आंसर कि इनका जो मूल नाम था वह राम बोला था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास। तो माला के जो रचयिता हैं दोस्तों वह है नाभादास, यानी कि डी के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। और बात करें भूषण किस काल के कवि हैं? काफ़ी VVI प्रश्न है दोस्तों। अगर इस सेशन को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं इस सीरीज को, तो एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटेगा दोस्तों। तो भूषण किस काल के कवि हैं? तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के भूषण जी कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल कोलाहल कलह के रचयिता कौन है? तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखी जो कविता है वह पुत्र वियोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को, तो प्यारे नन्हे बेटे के द्वारा इसके जो लेखक हैं वह है विनोद कुमार शुक्ल जी, यानी कि इसके लेखक हैं। और हार जीत के जो लेखक हैं वह हैं अशोक वाजपेयी जी। और गांव का घर
ये ज्ञानेंद्र पति जी हैं, याद रखें। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखी कविता है वह पुत्र वियोगी है, और प्यारे नन्हे बेटे को ये विनोद कुमार शुक्ल हैं, और हार जीत ये अशोक वाजपेयी, और गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि, कवि शिरोमणि, कवि रत्न या कवि भूषण? तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता है? अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें इनमें से मुक्ति बोध की कौन सी रचना है, बताना है मुक्ति बोध की कौन सी रचना है। तो जो पद है ये तो सूरदास की है, याद रखेगा। और जन जन का चेहरा एक, इसके जो लेखक है गाजानंद मानव मुक्तिबोध की है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हार जीत तो जानते ही हैं, अशोक वाजपेयी की है। और अधिनायक जो पाठ के जो लेखक हैं वह हैं रघुवीर सहाय जी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रश्न की पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी कविता है? आपको बताना है कैसी कविता है, व्यंग्य प्रधान या वीर रस प्रधान या हास्य प्रधान या रोमांस प्रधान। तो रघुवीर सहाय की संकलित जो अधिनायक कविता है आपको बताना है कैसी कविता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह व्यंग्य प्रधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है उसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? काफ़ी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा, तो वह है कर्म का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है उनका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें 24वें प्रश्न के बारे में कि इनमें अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है, बताना है इनमें से कौन सी जो रचना है वह अशोक वाजपेयी की है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा, 24 का क्या आंसर आना चाहिए। तो अशोक वाजपेयी के द्वारा जो कविता है वह है हार जीत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्बक के तो जानते ही हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और कबीत के जो लेखक हैं वह भूषण जी है, और गांव का घर इसके जो लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति जी। चारों ऑप्शन को इसलिए डिस्कस करा रहे हैं ताकि एक भी प्रश्नोत्तर अब ना छूटे और आपको पूर्णतः याद हो जाए। बार बार प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको याद भी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, अत्याधुनिक काल, रीतिकाल या प्रेमचंद काल? तो ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं वह इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह आधुनिक काल के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से शुरू होता है व्याकरण कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। राष्ट्र का तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता या डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाववाचक संज्ञा पूछा है तो राष्ट्रीय हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जिसे हम लोग छू या वाली अनुभव कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। और मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा शब्द है, कौन सा है निम्नलिखित में कौन सा है? आपको बताना है मैं। तो ये जो है मैं, ये सर्वनाम के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। सर्वनाम होता है मैं दोस्तों। अब पूछता कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 भेद। और यहाँ पे पूछा विशेषण के 4 भेद, संज्ञा के 5 भेद, याद रखिएगा। और यहाँ प्रश्न कि जल का विशेषण क्या होगा? जल का तो जाहिर सी बात है आपका आंसर भी आ चुका होगा कि जल का जलीय ही होता है। जटिल तो ये तो जटिल कहने का अर्थ है ये कठोर, तो जल तो कठोर होता नहीं, तो जल का जलीय विशेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवाच्य का उदाहरण है, अगर बताना है कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो मुख्यतः उदाहरण होता है कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, कर्मवाच्य का उदाहरण होता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है तो कामना से लिखी चिट्ठी ही होता है। मैं आम खाया है वाक्य का उदाहरण है, तो मैं आम खाया है वाक्य उदाहरण है। ये कैसा वाक्य है? तो ये आसत्र भूत है, यानी कि यह भूतकाल का बात किया गया है, यानी कि पहले आप आम खा चुके हैं तो आप भूतकाल के ही बात कर रहे हैं। वर्तमान काल का तो होगा नहीं, क्योंकि मैं आम खाता हूँ ये वर्तमान
काल का ये वाक्य हो जाएगा। लेकिन मैं आम खाया है यानी कि कब खाए हैं आपको पता नहीं है, तो ये भूतकाल के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। आसत्र भूतकाल, क्योंकि आप अभी अभी ये काम किए हैं, ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की विभक्ति लगी है। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा, क्या आना चाहिए, तो यह अपदान कारक के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्योंकि क्या होता है अपदान कारक में, वृक्षात पत्राणी पतंते, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से लड़का गिर गया है, तो वही अपदान कारक के साथ इसका राइट आंसर चले, क्योंकि अलगाव यहाँ पे हो रहा है, तो अलगाव पेड़ और लड़का के बीच है, तो वह अपदान कारक के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो वह कवयित्री होता है, कवयित्री। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवयित्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ये तो प्रश्न देखते ही आपका आंसर आ चुका होगा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होना चाहिए। तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कमेंट बॉक्स में, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अध्यापिका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या इस सेशन को और अधिक चलाना चाहिए, एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा कौन निपात है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको बताना है कौन सा निपात है, तो तुलना बोधक है, क्योंकि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि थोड़ा सा, कम, ज़्यादा, ये तुलना बोधक वाक्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दहेज का लिंग निर्णय क्या होगा, दहेज जो लेते हैं खासकर लड़का पाती ही लेते हैं, तो लड़का तो जाहिर सी बात है वह पुल्लिंग होगा, तो दहेज या पुल्लिंग के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि दहेज एक कौन सा लिंग निर्णय है, तो खासकर लड़का के ओर से दहेज लिया जाता है, तो ये पुल्लिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि पुस्तक का लिंग निर्णय क्या होगा, क्या तुमने पुस्तक लिखी है, तो इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुस्तक यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द के साथ इसका सही आंसर चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे रिलेटेड दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहेंगे ही रहेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। या तो कारक के पूछेंगे, तो कारक के जाहिर सी बात है वह 8 भेद होते हैं, और 7 तो ये तो होता नहीं है। 6 जो होता है ये सर्वनाम का भेद होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, और यहाँ पे बात करें विशेषण के 1 पूछता है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखेगा। चारों प्रश्न में से 102 प्रश्न उत्तर 100% बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, तो आप चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कारक के 8 भेद होते हैं, 6 सर्वनाम के, 5 संज्ञा के, विशेषण के 4 भेद होते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि सचित्र का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। तो सचित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा, अब तक आपका आंसर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपके बीच इस प्रश्न को हम डिस्कस किए थे। तो सत्य, सत्य जोड़ चरित्र, सचरित्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचरित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा सत जोड़ चरित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। तो स्वागत, तो यह क्या होता है, सु जोड़ आगत, सुआगत, सुआगत, सुआगत। तो अब तक आपको आंसर भी मालूम चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत। और यहाँ प्रश्न है कि देव कन्या में कौन सा समास है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देव कन्या कौन सा समास है, तो आपको सही से बताते हैं कि देव कन्या में क्या होता है, इसमें तत्पुरुष समास है, और अव्ययी भाव में क्या होता है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है यथाशक्ति। ये धाकड़ नहीं कहते हैं कि धाकड़ उदाहरण, तो वहीं धाकड़ है, यथाशक्ति अव्ययी भाव का धाकड़ उदाहरण होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, दाल भात हो गया, ये यही सभी द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा। और रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो रात,
तो रात का तो कानन तो होगा नहीं, पादप तो होगा नहीं, क्योंकि रात ये निशा को ही कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, निशा जो रात को कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंदिरा, मंदाकिनी, गौरी, इंदु। तो इस प्रश्न के बारे में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए। तो मंदाकिनी, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी के बारे में कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। और यहाँ प्रश्न है कि अपमान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अपमान का विपरीतार्थक शब्द क्या होना चाहिए। तो अपमान, इज्जत तो होगा नहीं क्योंकि विपरीतार्थक पूछा है, तो बेइज्जत, अपमान, बेइज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा। तो अपमान का विपरीतार्थक पूछा जाता है, तो यहाँ पे सम्मान के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इज्जत का विपरीतार्थक पूछता तो ये बेइज्जत हो जाता, यानी कि एक तरह से ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अपमान का सम्मान हो जाएगा। और उपकार का विपरीतार्थक पूछा है, ये काफ़ी बार आपके बीच डिस्कस किए हैं कि उपकार का अपकार होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए के बारे में कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और आपको सेशन अच्छी लग रही हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को पर नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ प्रश्न की स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्व, स्वा, सु, स्व। तो यहाँ बताने के स्वागत, तो हम लोग जानते हैं कि स्वागत का जो सही संधि विच्छेद करते हैं तो वह सु जोड़ आगत होता है। और हम जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है उसका पहला पद प्रधान होता है और अंतिम शब्द जो है एक शब्द होता है। तो सु के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। और यहाँ प्रश्न कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो अनपढ़, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? तो अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा कि पहला पद प्रधान है और पढ़ जो होता है ये एक प्रकार का शब्द है, तो अन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लड़का में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताते हैं लड़का में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लड़का, तो लड़का इसमें आका प्रत्यय है, एक ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लड़का नहीं लड़ाका होगा, ठीक, लड़ाका, लड़ाका, लड़का तो क्योंकि इसमें आ प्रत्यय हो जाता, ठीक। अगर लड़का रहता तो आ प्रत्यय, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे लड़ाका के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़ाका का जो सही संधि विच्छेद होगा उसमें आ का प्रत्यय है, अगर लड़का रहता तो इसमें आ प्रत्यय होता ओनली। ऑप्शन नंबर जो बी सही आंसर हो जाए। जो कुछ नहीं चाहता है के लिए एक शब्द क्या हो गया? अनेक शब्द के लिए एक शब्द है कि जो कुछ नहीं चाहता है उसके लिए क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कुछ नहीं जानता हो, ठीक, जो कुछ नहीं जानता है वह अज्ञ कहलाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल का अर्थ पूछा है, जल का अर्थ क्या होना चाहिए? तो जो सब कुछ जानता है, यहाँ पे जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे प्रश्न है कि जल का अर्थ क्या होता है? तो जल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होना चाहिए? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि नाक का बाल होना, तो यह होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका पुत्र है उसका नाक का बाल है तो अति प्रिय होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अगर जिस प्रकार से यहाँ पे मुहावरे पूछा जाता है नाक का बाल होना, अगर वैसे अगर मुहावरे में अगर दिया गया है नाक का इलाज होना, नाक का बाल बढ़ना, तो ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण सेशन आते रहेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर अब एक भी प्रश्नोत्तर न जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।